हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट एक्सीलेंस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 9 विलियन स्टार्ट होने जा रहा है और एक लेक्चर हो चुका है इसका चैप्टर विलियन का, जिसमें आपको बताया गया था कि विलियन के प्रकार विलियन को किस तरह से व्यक्त किया जाता है और संतृप्त विलियन क्या होता है, संतृप्त विलियन क्या होता है और कोलाइड निलंबन और विलियन के कणों के आकार में कितना कितना का अंतर होता है और क्या क्या अंतर होता है, सब बताया गया था। तो आइए हम लोग जो है अब नेक्स्ट चलते हैं, विलियनों की सांद्रताओं को व्यक्त करना। किसी भी विलियन है उसकी सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। तो सांद्रता दरअसल होता क्या है, सांद्रता होता क्या है वो जानिए। सांद्रता क्या होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे घर में बैटरी है, बैटरी के अंदर क्या होता है, पानी होता है, बोलो ना, सेल, बड़ा वाला बैटरा जो होता है उसके अंदर सेल होता है। वो सेल में पानी की कमी हो जाती है, देखते हो, खोलते खोलते एक समय पानी सूख जाता है, तो पानी उसमें फिर बोलते हैं लेके आओ डाल दो बाज़ार से खरीद के। तो आखिर क्या होता है, वो डालते हैं तो नहीं, पानी हम लोग डालते हैं, ना कि उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। शुरू में जो एक बार अम्ल डला गया उसको दोबारा हम लोग नहीं डालते, उसमें क्या डालते रहते हैं, पानी, डिस्टिल वाटर डालते हैं। डिस्टिल वाटर क्यों डालते हैं, ताकि उसकी सांद्रता को घटाया जा सके, सांद्रता को घटाया जा सके। ज़्यादा सांद्र रहने पर क्या होता है ना, वो बैटरी को चार्ज सही से नहीं कर पाएगा, उसको पानी डाल करके थोड़ा उसको क्या किया जाए, सांद्रता को घटाया जाता है, ठीक है ना, समझे बात को। सांद्रता का मतलब कितना मात्रा है, जैसे चीनी को पानी में डाल देते हैं, है ना, तो शरबत तैयार हो जाता है। तो मिठास कम है तो थोड़ा और डाल दिया तो मिठास बढ़ गया। मतलब मान के ऐसा चलो कि हमारे पास 1 लीटर क्या है, पानी है, उसमें आपने 100 ग्राम चीनी डाल दिया, क्या डाल दिया, चीनी डाल दिया, ठीक है ना। तो 100 ग्राम जब चीनी डाला तो इसमें क्या आप देखते हो कि 100 ग्राम चीनी डालने से कम मीठा हुआ, फिर आप क्या करते हो उसमें 100 ग्राम और डाल दिया, फिर और बढ़ गया मिठास। तो वही मीठा, आपको ये समझना, मिठास जो बढ़ते जा रहा है ना, वही एक तरह से सांद्रता को व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। सांद्रता दरअसल क्या होता है कि एक मोल विलियन में विलय की जितनी मात्रा होती है, विलय की जितनी मात्रा होती है वह उसकी सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। सुन लो मेरी बात तो फिर से, कि 1 मोल विलियन में विलय की जितनी मात्रा होती है। अब 1 मोल क्या होता है भाई, 1 मोल कुछ नहीं, बस जिस तरह से हम लोग समझते हैं कि 1 दर्जन में 8 केला होता है, 8 वो चीज़ होता है ना, वैसे हम लोग को समझना है कि 1 मोल में कितना अणु, परमाणु या आयन होता है। आप गाड्रो नंबर का नाम सुने होगा ना, आप गाड्रो संख्या बताए थे, वो 6.023 गुने 10⁻23, 6.023 गुने 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन हो सकता है। तो इसको बोलते हैं 1 मोल। क्या बोलते हैं, 1 मोल, ठीक है ना। 1 मोल का मतलब ये हुआ, मोल कुछ नहीं, बस जिस तरह से हम बोलते हैं ना कि 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो 1 किलो एक तरह से द्रव्यमान मापने के लिए हो गया, 1 किलो मोल हो गया, ऐसा समझना है, बोलना नहीं कि 1 मोल में, जिस तरह से हम बोलते हैं 1 दर्जन में 12 चीज़ होता है, उसी तरह से हम बोल देंगे 1 मोल में इतना अणु, परमाणु या आयन होता है। तो हम लोग सांद्रता को समझेंगे। मान के चलें कि इसमें क्या है, 1 मोल है, क्या है, 1 मोल आपके पास मौजूद है विलियन, और इस 1 मोल में कितना मात्रा मौजूद है, कितना मात्रा मौजूद है, किसका, विलय का। विलय जो होता है कम ना होता है, अब विलायक ज़्यादा होता है, तो विलय का जितना मात्रा होगा वो उसकी सांद्रता कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समझ रहे बात को। सांद्रता का मतलब, तो हम लोग विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सीख रहे हैं। तो सबसे पहले सांद्रता क्या होता है वो जान लेता हूँ ना, है ना। सांद्रता क्या होता है, सांद्रता क्या होता है, तो बोलना यही कि 1 मोल विलियन में, है ना, 1 मोल विलियन में विलय की मात्रा, है ना,
1 मोल बिलियन में 1 मोल बिलियन में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है सांद्रता कहलाता है। विलयन की, है ना, विलयन की सांद्रता कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। ठीक है ना। तो सांद्रता का मतलब समझे बात को कि 1 मोल विलयन में विलय की जितनी मात्रा उपस्थित होती है वह उसकी सांद्रता कहलाता है ना। तो वह सांद्रता है। तो सांद्रता को घटाया और बढ़ाया जाता है। सांद्रता को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। मिठास को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मान के चलो अम्ल है ना, पानी जो अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत खतरनाक होता है। जरा सा नीचे गिर जाए देखो धुआं देने लगता है ना। हमारे पास मान के चलो ये H2SO4 है। क्या है? H2SO4 अम्ल है। इसमें इतना ज़्यादा इसकी सांद्रता है कि जरा सा कहीं स्किन पर भी आ जाए तो वो स्किन को क्या करे, जला दें। नहीं, तेजाब जिसको बोलते हो, है ना। तो इतनी इसकी सांद्रता होती है, बहुत ज़्यादा। अब इसको कम करना है। क्या करना है? इसकी सांद्रता को कम करना है। तो इसमें क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे, H2O डाल देंगे। जल को हम लोग क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे। जल को डालने से क्या होगा, इसकी सांद्रता क्या होगा, घट जाएगा। जिससे तीखापन क्या होगा, इसका घट जाएगा। नहीं, तीखापन उसका घट जाएगा। तो हम लोग सांद्रता को कैसे व्यक्त कर सकते हैं वो समझ में आया। तो आप बोल सकते हो सांद्रता बराबर क्या, तो इसका अगर पूछ सकता है सांद्रता बराबर क्या बोलना चाहोगे, बोल सकते हो 1 मोल बिलियन बटे विलय, है ना। 1 मोल में जितना रहेगा 1 मोल विलियन बटे विलय। तो इसका एसआई मात्रक को पूछ डालेगा, भाई बताओ एसआई मात्रक क्या होगा। तो बहुत ही आसान है। मोल और विलय का जो मात्रक होता है क्या, लीटर में ही ना मापते हैं, विलय को लीटर में मापते हैं। विलय की मात्रा देना है। तो विलय की मात्रा लीटर में, तो हम लोग इसका मात्रक बोलना चाहेंगे तो क्या बोल सकते हैं, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, है ना, मोल पर लीटर बोल सकते हैं। यह इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। इस तरह से हम लोग सांद्रता को समझ लिए। अब बोला क्या, बिलियन की सांद्रताओं को व्यक्त करना है। बिलियन को सांद्रताओं को व्यक्त करना है। तो बिलियन की सांद्रताओं को हम लोग कैसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान आयतन में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है ना, आयतन प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। अब है क्या ये सब चीज़, तो द्रव्यमान प्रतिशत समझेंगे हम लोग। क्या करेंगे, द्रव्यमान में, कि द्रव्यमान रहेगा किसी बिलियन में द्रव्यमान है। ठीक है ना, नापा हुआ भाई 5 किलो है। कितना है, 5 किलो। उसमें आप 100 ग्राम कुछ मिला दो, है, या 100 आप कह सकते हो 1 किलो मिला दो, तो उसकी सांद्रता क्या हो जाएगा। तो सांद्रता द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे। क्या करेंगे, द्रव्यमान में व्यक्त करेंगे। और उसको क्या करेंगे फिर हम लोग प्रतिशत में। तो प्रतिशत को बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। भागा तो रहबे करता है अंदर में, लेकिन गुना कर देते हैं तो परसेंट में हो जाता है। प्रतिशत खाली हम लोग लगाते हैं जी, तो उसके लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे पहले सांद्रता क्या होता है, और बिलियन की सांद्रताओं को व्यक्त करने के लिए तरीका सीखेंगे। पहले इसको उतार लीजिए। ठीक है। तो विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना है, किसमें, प्रतिशत में व्यक्त करेंगे। किसमें, प्रतिशत में। अब प्रतिशत में व्यक्त करना तो आप लोग जानते हो। जैसे आप लोग का नंबर आया, प्रतिशत में कैसे व्यक्त करते हो। एग्जाम में आपको नंबर कितना 500 में रहता है,
500 का रहता है, तो क्या करते हो, है ना, मतलब कि जितना आपका नंबर आया उतना में क्या करना है, जितना टोटल नंबर है उससे डिवाइड करते हो, गुना 100 करते हो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करना है। तो सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। तो द्रव्यमान प्रतिशत, एक नंबर में है द्रव्यमान प्रतिशत, मतलब कुछ नहीं है, ये क्या है, जैसे कोई बिलियन है, कोई मान के चलते हैं, और उसमें ये बिलियन है ये, अब मान के चलो इसमें कितना ग्लूकोज है, कितना, कुछ भी ग्लूकोज मान के चलो 20 ग्राम है, 20 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो ये समझना है कि बिलियन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, इसका मतलब क्या है कि टोटल मिला के 100 है, 100 में 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो बचा 80 ग्राम पानी, 80 ग्राम पानी। मतलब आप प्रतिशत निकालते हो तो क्या करते हो, 20/80 गुना 100, नहीं, मतलब कि कुल होना चाहिए, कुल कितना है, कुल मिला के 100 है, कितना है 100, कुल मिला के 100 से गुना कर दोगे तो पता चल जाएगा कि 20% ग्लूकोज, नहीं 20% ग्लूकोज है, नहीं समझे, यही चीज़ को समझना है यहाँ। क्या कि द्रव्यमान प्रतिशत में अवयव जो डाले, ग्लूकोज क्या हो गया, अवयव, है ना, विलय की मात्रा हो गई, विलय की मात्रा केजी में, किसमें, केजी में विलय की मात्रा लेके चलेंगे। तो हम लोग यहाँ परिभाषा देंगे सूत्र के माध्यम से, किसके माध्यम से, सूत्र के माध्यम से। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, बिलियन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान, बहुत ही आसान है, बिलियन का कुल द्रव्यमान अब गुने 100। ऐसा करके हम क्या करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत में सांद्रता को व्यक्त करते हैं, नहीं तो इसमें लिख लेना विलयन की सांद्रता में एक नंबर में द्रव्यमान प्रतिशत, है ना। इसमें लिखना कि इस विधि में सांद्रताओं को द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और कैसे व्यक्त किया जाता है, तो विलयन में उपस्थित विलय का द्रव्यमान, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, विलय बोलो चाहे अवयव बोलो एक ही बात है, विलय का मतलब कम मात्रा वही डालेंगे उसमें जितना डालेंगे, तो अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान। जैसे आप बोलते हो ना कि 350 नंबर आया तो 350 आया तो 350 बटे कुल 500 है तो 500 गुने 100 करते हो कितना आता है 70%, नहीं तो वही चीज़ करना होता है, यही चीज़ करना होता है। तो इसे क्वेश्चन देखो, समझो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, जैसे मान के चलो कि 1 kg है ना, बिलियन में 1 kg बिलियन में मान के चलते हैं 25 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, क्या है ग्लूकोज है, या 20 ग्राम ग्लूकोज है। तो बिलियन की सांद्रता बताइए, बिलियन की, है ना, तो बिलियन की सांद्रता बताएं। तो बिलियन की सांद्रता को बताना है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, बस इसी पर बैठा देते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, है ना, द्रव्यमान प्रतिशत। क्योंकि यहाँ द्रव्यमान में है, क्या ये द्रव्यमान में, आयतन में रहेगा तो आयतन में कैसे रहेगा, लीटर में, कैसे रहेगा लीटर में। यहाँ द्रव्यमान है, केजी है, ग्राम है, यही समझना है। तो यहाँ पर 1 kg है तो 1 kg कुल है, 20 ग्राम ऊपर है ग्लूकोज, तो 20 फॉर्मूला क्या है देखो, विलय में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान, कितना अवयव 20 है,
तो 20। अब कुल बिलियन कितना है? 1 kg। 1 का मतलब 1000 ग्राम और गुने 100। तो इस तरह से करिए, है ना। 2% क्या रहेगा? ग्लूकोज रहेगा। ग्लूकोज रहेगा कितना? 2%। ना समझे? 2% कितना है? ग्लूकोज है। तो ये परसेंट सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। क्या समझे? कि 100 आपको मतलब 100 में कितना है? 2 यूनिट, 2 मात्रा ग्लूकोज। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को व्यक्त किए। उसी तरह से आयतन प्रतिशत को व्यक्त करेंगे। आयतन प्रतिशत को व्यक्त करना होगा, बहुत ही आसान है। वही तरीका अपनाएंगे 2 नंबर में, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत में क्या हो? बिलियन में उपस्थित अवयव का आयतन, आयतन कर देंगे, बटे कुल बिलियन का आयतन, बटे कुल बिलियन का आयतन। इसी तरह से तो अवयव का आयतन हम लोग लिख सकते हैं क्या? बिलियन में उपस्थित अवयव का आयतन। बिलियन में उपस्थित अवयव का आयतन, बटे बिलियन का कुल आयतन। तो आयतन लीटर में होता है जी। क्या होता है? लीटर में। ठीक है, गुने 100, गुने 100। तो इस तरह से हम लोग आयतन प्रतिशत को व्यक्त कर देंगे। ये सब सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका हुआ। अभी और भी है, ठीक है ना। तीसरा हम देखिए द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव्यमान रहेगा अवयव की मात्रा बटे कुल आयतन, बटे, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग दवा ववा बनाते हैं तो उसमें मान के चलो कि हम कुछ भी यहाँ पर बना रहे हैं, कितना डालना चाहिए। जैसे देखिए हम लोग जल ले लिया, किस में? H2O, लीटर में। किस में? लीटर में। तो लीटर में क्या हो गया? आयतन। क्या हो गया? अब उसमें हम कुछ भी डालते हैं, है ना, कुछ भी डालते हैं, ग्राम में, मिलीग्राम में डाल रहे हैं ना। तो मिलीग्राम में जो डाल रहे हैं बहुत कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में। ये सब वहाँ यूज होता है। कौन सा? 3 नंबर में द्रव्यमान आयतन। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो आपने आयतन तो ले लिया और उसमें द्रव्यमान डालना है, डाल दीजिए, है ना। द्रव्यमान डाल दीजिएगा। क्या डालिएगा? घोलने के लिए कुछ डालिएगा ना। जैसे चीनी डाल दिया, तो चीनी क्या है? लीटर में थोड़ी देखते हो उसको। 100 ग्राम डालते हो, 10 ग्राम डालते हो, नहीं। तो डाल दिया, तो डालने से क्या होगा? वो पूरा घुल जाएगा, पूरा घुल जाएगा। तो वैसे स्थिति में वह सांद्रता को व्यक्त करने के लिए जो यूज करते हैं नियम, वो देखिए क्या यूज करते हैं। विलय की मात्रा किसमें? विलय की मात्रा किसमें? द्रव्यमान में। किसमें? द्रव्यमान में। ठीक है ना। केजी जिसको बोल सकते हो, द्रव्यमान क्या होता है? केजी में ही होता है। और कुल जो होगा बटे में, टोटल जो होगा वो आयतन में होगा। क्या होगा? इसलिए तो बोला गया द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, है ना। द्रव्यमान हो गया अवयव, विलय की मात्रा, और आयतन हो गया बिलियन का कुल आयतन, बिलियन का कुल आयतन। ठीक है ना। तो यहाँ बोल सकते हैं कि अवयव का द्रव्यमान बटे विलियन का आयतन, कुल आयतन, गुने 100। ये तरीका हुआ व्यक्त करना, नहीं समझे? ये तरीका हुआ द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करना। चौथा तरीका है आपका क्या? ppm, है ना। ppm जिसको क्या बोलते हो? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन बोलिए, प्रति मिलियन एक ही बात है। पार्ट्स पर मिलियन, है ना। तो पार्ट्स, है ना,
पर मिलियन, इसको बोलते हैं ppm। ये क्या होता है, ये क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। तो दवा बनाने में भी इसका पूरा इस्तेमाल होता है। जब विलेय बहुत ही कम हो, बहुत ही कम हो, बहुत कम मात्रा में विलेय को हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो किस में हम मिलाते हैं, दवाई बनाने में, मेडिसिन को बना देखते होंगे, लिखा रहेगा 500 mg, लिखा रहता है ना 500 mg, 650 mg, मतलब मिलीग्राम, बहुत ही कम होता है ना। 500 mg, मिली में 10 का पावर कितना चल जाता है, 3 चल जाता है ना। तो कितना कम हो गया, मिलीग्राम, बहुत कम हो गया। तो ऐसे सब स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि पार्ट्स पर मिलियन का सहारा लेते हैं, भाग मिलाते हैं, कितना भाग हम लोग उसमें मिला रहे हैं। तो कितना भाग मिला रहे हैं, तो इसमें करते हैं क्या, अवयव के भागों की संख्या, है ना, अवयव के भागों की संख्या, अवयव के भागों की संख्या, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं, बोलिएगा, अवयव के भागों की संख्या, है ना। अवयव की भागों की संख्या बचे बिलियन में सभी भाग, टोटल भाग जितना भी है, टोटल बताएंगे कैसे, बिलियन में उपस्थित, हाँ, उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या, अगुने 10 का पावर 6 चलता है, 10 का पावर 6 होता है। देखिए, अवयव के भागों की संख्या, है ना, अवयव मतलब विलय, अवयव का मतलब विलय समझना, इसकी मात्रा कम हो। अब बिलियन में उपस्थित सभी अवयव के कुल भागों की संख्या, ठीक है। भाग का मतलब ये समझना है के पार्ट्स में हम लोग उसमें डाल रहे हैं। मान के चलो हम इसमें मिलाना चाहते हैं कुछ, तो हमने मान लिया कि एक में मिलाया कितना, 10 ग्राम या 10 मिलीग्राम mg, फिर दूसरा चीज़ मिलाया 5 mg, फिर तीसरा चीज़ मिलाया 10 mg, ना समझे। अब मिला करके तो क्या भाग हुए, 1 2 3 भाग हुआ। तो अवयव के भागों की संख्या बचे बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के भागों की संख्या, जितना भी है ना, अवयव के भागों की संख्या, कितना अवयव हम लोग इसमें मिला रहे हैं, और टोटल मिला करके लिखेंगे तो हो जाएगा बिलियन के सभी अवयवों के भागों की संख्या गुने 10 का पावर 6। अब ये भाग क्या होता है, ये बोल रहे हैं ना कि हम लोग दवा बनाते हैं, फार्मेसी सब में जो दवा बनता है फैक्ट्री में, तो उस समय जो बनता है दवा, तो इसी तरह से उसमें कितना मिली, कितना भाग, कितना मिलाना चाहिए, तो इसी विधि का उपयोग किया जाता है। इसको ppm बोलते हैं, इसको बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये भी एक सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका है। क्या है, सांद्रता को व्यक्त करने का एक तरीका हुआ। तो हम लोग 4 तरीका सीखे। अब है क्या, 5वां तरीका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो आपका क्या है, मोल अंश। क्या है, मोल अंश, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मोल अंश क्या कहता है, देखिए, मोल अंश, मोल अंश, मोल अंश। तो मोल अंश को समझना है। मोल को तो आप लोग अच्छी तरह भली भांति समझते हैं। मोल किसको कहते हैं, मोल किसके कहते हैं, मोल के बारे में बताओ कोई, मोल क्या होता है। मोल किसको कहते हैं, तो सुनिए, जिसमें भी 6.023 गुणज का पावर 23 परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं, जितना भी 6.023 गुणज का पावर 23 परमाणु, अणु या आयन उपस्थित होते हैं, वो 1 मोल के बराबर माना जाता है। अब परिभाषा कैसे देंगे ना, परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, तो मोल किसको कहते हैं, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है ना, वो मोल कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल कहलाता है, ठीक है ना। प्रति एकांक आयतन में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है वह मोल कहलाता है। क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो मोल अंश को समझना है। अभी हम बोले ना, मोल का मतलब समझना है क्या, एक तरह से मापन है, वो मापक है। मोल का मतलब मापक होता है। कैसे मापक होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि एक दर्जन है, तो 1 दर्जन तो 1 मोल,
समझिए वैसे 1 दर्जन है, तो आप लोग सब दिमाग में जैसे 1 दर्जन आता है तो हम समझ लेते हैं कि 1 दर्जन में होता है 12 चीज़ होता है, माइंड में सेट है। वैसे ही बोलेंगे 1 किलो, 1 केजी है, तो जैसे ही 1 किलो को बात आता है तो दिमाग में आता है कि 1000 चीज़ होता है, ग्राम होता है, नहीं तो वही चीज़ है। 1 मोल है, तो 1 मोल में जैसी बात आता है दिमाग में आना चाहिए क्या, कितना 6.023 × 10⁻23 परमाणु, अणु या आयन हो सकते हैं। नहीं मतलब एकांक आयतन में, देखो ये आपका एक आयतन है, कोई बंद चीज़ है, उसमें गैस भरा हुआ है, तो गैस भरा हुआ है तो कितना एकांक में, इकाई में, जितनी इकाई आयतन है, इकाई आयतन है, तो इस इकाई आयतन में गिना गया कि कितना परमाणु, अणु या आयन है, तो पाया गया, कितना पाया गया 6.023 × 10⁻23 परमाणु होना चाहिए या अणु होना चाहिए या आयन होना चाहिए। तो वैसे स्थिति में 1 मोल कहलाता है। क्या कहलाता है? दिमाग में क्यों नहीं घुस रहा आप लोग का कि 1 मोल का मतलब यही है, जिस तरह से 1 दर्जन का मतलब समझते हैं, जिस तरह से हम लोग 1 दर्जन का मतलब समझते हैं कि 1 दर्जन में 12 चीज़ होता है, 12 केला होता है, 12 संतरा होता है, वैसे ही इसमें भी फिक्स कीजिए, माइंड में सेट कीजिए कि 1 मोल का मतलब यही होता है, कितना होता है 6.023 × 10⁻23। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आया, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब बोलोगे 1 दर्जन में 12 चीज़ क्यों आया, भाई वो पहले रख दिया नाम कि 12 होगा, चलो, है कि नहीं 1 लीटर में 1000 काय होता है भाई, है कि नहीं, तो इसमें एक्सपेरिमेंट करके लिया गया है। हम लोग बस उसी तरह से भी एक्सपेरिमेंट किया गया भाई कि 1 मोल में ये जान लीजिए भाई होता है, तो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है ना। तो मोल अंश क्या होता है, मोल अंश, ठीक है ना, मोल अंश क्या होता है वो समझना है। तो मान के चलना हमारे पास 2 विलय है, 2 चीज़ है, एक विलय और एक विलायक है, एक विलय और विलायक है, तभी ना मिल करके विलयन बनता है। तो विलय और विलायक मिलने से क्या होता है, हमारे पास विलयन बनता है। तो हमारे पास मान के चलेंगे, समझो इस चीज़ को अब, कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 2 प्रकार का डाल रहे हैं, एक विलयन ए है और एक विलय बी है, 2 प्रकार का विलय हम इसमें डाल दिए। तो इसका मान के चलेंगे, इसका नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या कितना है, मोल की संख्या, तो नंबर ऑफ ए, Na मान के चलेंगे, किसका, ए का, Na मिला रहे हैं ना, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें मिला रहे हैं, तो ए में नंबर ऑफ मोल Na है, इसमें Nb। तो बोला गया क्या कि मोल अंश क्या होता है, तो मोल अंश बोला गया कि विलय की मोल की संख्या बटे कुल विलयन की कुल मोल की संख्या, विलय की मोल की संख्या बटे कुल विलयन में मोल की, तो विलयन में कितना मोल हो जाएगा, Na + Nb, टोटल मिला करके कितना हो गया, Na + Nb हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसका बताइए कितना होगा मोल अंश, तो Na बटे Na + Nb, समझे ना। अब जब A का मोल अंश पूछेगा तो ये बता देना है। अब जब B का बताना है तो नंबर ऑफ B बटे नंबर ऑफ A + नंबर ऑफ B, नहीं समझे। तो अब परिभाषा देने की बात आ गई कि मोल अंश किसको कहा जाता है। तो मोल अंश को हम लोग कैसे करेंगे परिभाषित, हम लोग मान के चलेंगे कि 2 विलय है A तथा B, जिसका मोल की संख्या क्रमशः Na और Nb है, ठीक है ना। तो आपसे कोई पूछेगा कि मोल अंश बराबर क्या होता है, वो परिभाषित करने के लिए पहले मान लेना है, माना कि A तथा B 2 विलय है, 2 विलय है, जिनके मोल की संख्या क्रमशः, हाँ ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है, क्रमशः आपसे एग्जाम में पूछा भी जाएगा ये क्वेश्चन, मोल अंश का परिभाषा पूछता है और इस पर क्वेश्चन भी रहेगा। संख्या क्रमशः Na तथा Nb, Na तथा Nb, तो A का मोल अंश पूछेगा और B का मोल अंश पूछेगा, तो
विलय में ए और बी है, तो ए का मूल अंश कहेगा तो Na बटे Na प्लस Nb। अब बी का मूल अंश कहेगा तो Na प्लस Nb, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो ए का मोल अंश है ना, ए का मोल अंश जब कहेगा निकालने के लिए, वो निकल जाएगा Na बटे Na प्लस Nb। परिभाषा इसका देना बहुत ही आसान है, विलय का मोल अंश बटे कुल विलयन का मोल अंश, ऐसे बोलना है। विलय का मोल की संख्या बटे विलयन में कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है, ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे। तो ये हो गया ए का मोल अंश, बी का मोल अंश, मोल अंश क्या हो जाएगा, Nb बटे Na प्लस Nb। समझे बात को। तो इससे परिभाषा क्या निकल के आता है सामने, इससे परिभाषा सामने यही निकल के आता है कि विलय का मोल की संख्या और विलयन में कुल मोल की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोल अंश कहा जाता है। तो परिभाषा भी लिख सकते हो यहाँ पर मोल अंश का परिभाषा आप डाल सकते हो। क्या लिख सकते हो कि विलय की मोल की संख्या एवं विलयन के मोल की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। मोल अंश कहा जाता है, यह कहते हैं मोल अंश कहते हैं। तो मोल अंश के लिए आपको माना कि ए तथा बी दो विलय मान के चलेंगे, जिसमें हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें मोल की संख्या क्रमशः Na और Nb है। तो ए का मोल अंश निकालना होगा, तो Na बटे जिसका निकालना होगा उसका मोल की संख्या बटे कुल मोल की संख्या जिसका निकालना होगा। तो इस तरह से Na, तो अब देखिए मोलों की संख्या का योगफल है एक होता है, ध्यान से सुनिएगा। मोल की संख्या ये भी है और मोल की संख्या इसमें भी है। तो इसमें ए का मोल अंश और बी के मोल अंश, तो कुल मोल अंश का योगफल 1 होता है। कुल मोलों के अंशों का योगफल 1 होता है। कैसे, अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। Na बटे Na प्लस Nb प्लस Nb Na प्लस Nb। तो इस तरह से Na प्लस Nb का एलसीएम ले लिया, पता चला कि Na प्लस Nb आ गया। तो एक बार में दोनों उड़ गया। तो विलय के मोलों अंशों है ना, मोल अंशों का योगफल क्या होता है, 1 होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना, देखा आपने, हाँ कौन, ये जोड़ देना, फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, जोड़ देना। तो जोड़ने से क्या आया, 1 आया। एलसीएम नहीं लोगे जी, एलसीएम तो लिए लेकिन ऊपर में कैसे आएगा उतना, अरे नहीं आएगा। देखो इससे इसमें भागा दोगे तो भागा दिया तो कट गया, तो Na बचा, इससे इसमें भागा दिया तो Nb बचा ना, देखा। तो Na भी कट गया दोनों, Na प्लस Nb कट गया दोनों में। तो इससे पता चलता है, नोट करके एक पॉइंट, कि मोल अंशों का योगफल क्या होता है, हाँ तो लिख देना, विलय के कुल मोल अंशों का योगफल 1 होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन के आया सामने, है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आया बन के सामने कि विलय के मोल अंशों का योगफल क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। अब क्या है कि हम लोग पढ़े द्विअंगी, जिसमें 2 विलय रहेगा, ए और बी। अब बहुत सारा रहेगा,
तो मान लिया 1 2 3 4 5 चीज़ को मिला दिए के में, तो जितना भी रहेगा सबको जोड़ेंगे तो 1 उसमें भी आएगा। जैसे मान के चलो हमारे पास 2 अंगी ही पढ़ना है, 3 अंगी वाला नहीं पढ़ना है। मान के चलते 3 को मिलाया, ए बी और सी वाला मिला दिया, तो 3 को रहेगा। हमको उससे क्या लेना है कि नहीं, 3 को रहेगा। तो इसका मान के चलो कि एन ए, इसमें एन बी है, इसका एन सी। क्या है ये सब चीज़? मोल की संख्या, मोल की संख्या। अब पूछेगा भाई बताओ इसका मोल अंश, तो एन ए बटे एन ए प्लस एन सी, तीनों को जोड़ देंगे। कुल बिले का जो कुल कितना है उतना जोड़ देंगे नीचे लिख के। अब प्लस फिर इसका बोलेगा तो एन बी बटे एन ए, मतलब सही से लिखिएगा तो आएगा समझ। लिखिए एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ये हो गया। फिर इसका कहेंगे तो एन सी बटे एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब तीनों को एलसीएम लोगे तो 1 आएगा कि नहीं, 1 ही ना आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मोल अंशों का योगफल क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। समझ में आ गया मोल अंश क्या है? समझ में आ गया ना मोल अंश? इस पर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। हो गया स्टार्ट। देखिए हमारे पास मोल अंश से संबंधित, मोल अंश पर पूछे जाने वाले प्रश्नों का किस तरह से उत्तर दिया जाता है वो देखिए। एथिलीन ग्लाइकोल जो है C2H6O2 के मोल अंश की गणना करें, मोल अंश की गणना करें। यदि बिलियन में ग्लाइकोल जो है, एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, 20% द्रव्यमान उपस्थित है, तो अब बताइए कि मोल अंश निकालना है। तो मोल अंश निकालना है किसका? इसका। तो सिंपल बात है, हमको इसका मोल अंश निकालना होगा तो इसका नंबर ऑफ ए पता होना चाहिए, मोल की संख्या पता होनी चाहिए। अब मोल की संख्या पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मोल की संख्या पता करने के लिए सबसे पहले इसका मात्रा पता करेंगे और साथ ही साथ इसमें कितना इसका आणविक द्रव्यमान होता है वो निकालेंगे। इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तभी आप मोल की संख्या निकाल सकते हो, ठीक है ना। मोल की संख्या निकालेंगे, सबसे पहला काम रहेगा मोल की संख्या। तो इसके लिए 20% द्रव्यमान है, मतलब क्या है कि C2H6 सॉल्यूशन कर रहे हैं, C2H6O2 कितना ग्राम है? 20 ग्राम है ना। का मात्रा कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। हाँ तो 20 ग्राम होगा ना 100 में, टोटल 100 है, उसमें 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, बाकी कितना बचा? 80 ग्राम। तो 80 ग्राम क्या होगा? जल होगा, क्योंकि उसमें मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? तो जल की मात्रा कितना होगा? जल की मात्रा 80 ग्राम हो जाएगा। ये पता चल गया। अब हमको पता चल गया कि भाई इसका मात्रा 20 ग्राम है और इसका 80 ग्राम है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। एथिलीन ग्लाइकोल का आणविक द्रव्यमान, चूँकि C2H6O2 का आणविक है ना, आणविक द्रव्यमान बताइए कैसे निकलता है? कार्बन का कितना होता है? 6 दूनी 12 होता है। के वो कार्बन है? 2 प्लस। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो 1 गुना 6 प्लस ऑक्सीजन का 8 दूनी 16 होता है, 16 लगभग, तो 16 गुने 2, तो 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 6 दूनी 16 दूनी 32। तो इस तरह से कितना हो गया? 62 आ गया, ठीक है, 62 ग्राम हो गया इसका आणविक द्रव्यमान। तो अब मोल कैसे निकलता है? मोल निकालने के लिए क्या होता है? मोल के लिए दिया गया द्रव्यमान। अच्छा, सबसे बड़ा चीज़ है कि आणविक द्रव्यमान जब निकाल लिया, आणविक द्रव्यमान जब निकाल लिया तो अब क्या करना होगा आपको? तो दिया गया द्रव्यमान बटे कुल आणविक द्रव्यमान जिसका निकालना होगा, जिसका निकालना होगा। तो आइए हम लोग निकालते हैं। किसका निकालते हैं? सबसे पहले
इसी का निकालते हैं, मोल की संख्या, मोल की संख्या। तो C2H6O2 का मोल संख्या, मोल संख्या, ठीक है ना। तो इसका मोल संख्या निकालना होगा, तो लिखोगे क्या, वो तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन इसका नाम रखना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो मोल की संख्या निकालना होगा, इस तरह से निकालना, 20 ग्राम बटे ग्राम पर मोल रहेगा। ये क्या रहेगा, ग्राम पर मोल। चूँकि हम लोग बोलते हैं ना कि एक मोल में, एक मोल, तो मतलब एक मोल का मतलब उतना से डिवाइड करना होता है। तो 20 बटे क्या, 62 ग्राम पर मोल, पर मोल। तो क्या होगा, तो ग्राम ग्राम कट गया, मोल ऊपर चल जाएगा, तो 20 बटे 62 क्या मोल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल। तो ये हो गया क्या, इसका मोल की संख्या, क्या हुआ, मोल की संख्या। तो लगभग कितना आ गया, 0.322। सॉल्व करोगे तो आएगा कितना, 0.322 मोल आएगा। इसको सॉल्व कर लेना है। ये मोल पता चल गया हमको, मोल पता चल गया। तो हमको क्या निकालना है, मोल की संख्या, क्या मोल अंश निकालना है। क्या निकालना है, मोल अंश। तो मोल अंश निकालना है तो हमको पहले कि इसका भी पता होना चाहिए आपको, जल का भी पता होना चाहिए। तो जल का आणविक द्रव्यमान निकालना है, ठीक है ना, जल का आणविक द्रव्यमान, जल का आणविक द्रव्यमान। तो जानते करते H2O होता है, तो H 1 होता है गुने 2 ऑक्सीजन का गुने 16 होगा, सिर्फ 16 2 18 ग्राम। तो इसका हम लोग निकाले मोल, कितना हो गया मोल, है ना, मोल की संख्या। तो तो 80 बटे 18, बाकी जो भी है 80 कर दोगे, क्या होगा, ग्राम, और ये हो गया ग्राम पर मोल हो गया, ठीक है ना। तो ग्राम पर मोल, तो क्या कट जाएगा, कितना आएगा, लगभग 4.444 मोल हो गया। हमको पता चल गया कि जल का मोल कितना है, जल का मोल कितना है। अब हम लोग का काम क्या है, मोल अंश निकालना है। क्या, मोल अंश निकालना है। तो अब निकालते हैं किसका, सबसे पहले तो मोल अंश। देखो मोल अंश को हम लोग जनरली एक्स से सूचित करते हैं, किसको, एक्स से। अगर एक्स से एक्स ए लिख दिया तो ए का मोल अंश, एक्स बी लिख दिया बी का मोल अंश। अगर यहाँ पर एक्स C2H6O2 लिख दिया तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश, ठीक है ना। तो इसका निकालते हैं। तो आप जानते हो Na बटे Na प्लस NB, तो ए क्या है यहाँ पर, ये है ना, एथिलीन ग्लाइकोल। तो इसका कितना निकाले हैं, मोल की संख्या, वो निकाले हैं 0.322 बटे, अब सबको जोड़ देना है, 0.322 प्लस 4.44, एक और 4 दे दो जोड़ने के लिए, और कोई बात नहीं। तो 0.322 और जोड़ोगे तो 4 2 6 6 4 3 7.4, है ना। तो इसको सॉल्व किया, कितना है देखना, 0.068 बस। मोल कुछ नहीं पड़ेगा, कट नहीं जाएगा, मोल कट जाएगा, इसलिए कुछ नहीं। ये हो गया XC2H6O2, ये हुआ किसका, एथिलीन ग्लाइकोल का। अब जल का पूछेगा तो जल का भी निकाल लेंगे, है ना, जल का पूछेगा तो जल का भी निकाल लेंगे। तो किसका निकालना है, XH2O का। तो सिंपल है, कितना निकाले हैं, 4.44 बटे जोड़ जाड़ के कितना आया था, 4.766,
766 यही ना आया। तो कितना आया जोड़ अथी करके दशमलव हटाओगे तो कितना आएगा बताना, कैलकुलेट करो कितना है। हाँ तो बोलो ना कितना आएगा। 0.932 तो इसका टोटल जो आएगा 0.932 आएगा। तो इस तरह से जल का भी निकल। अब दोनों को जोड़ो, देखो क्या आता है। जोड़ोगे तो एक आएगा, क्या आएगा, लगभग एक ही आएगा, 1 आएगा। नहीं, एक ही आएगा जोड़ के देखोगे तो हमारा ध्यान यही बात है कि इसको बनाना कैसे होता है, इसी बात पर ध्यान देना है, बनाना कैसे। तो क्वेश्चन में बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि विलय दोनों कितना कितना है ना, विलय और विलायक कितना कितना है। तो हमने देखा कि 20% द्रव्यमान था, 20% मतलब 20 अगर ग्राम हमारा एथिलीन ग्लाइकोल है तो 80 ग्राम जल होगा। अब वो एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र पता होना चाहिए, उस सूत्र के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। वो आणविक द्रव्यमान निकाल करके उससे हम लोग मोल की संख्या निकाल लेंगे। मोल की संख्या जैसे निकला, दोनों का मोल की संख्या निकाल करके बाकी जिसका भी पूछेगा मोलांश हम लोग निकाल लेंगे और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नहीं तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, तो ठीक है कीजिए कम। तो मोल आपका जो मोल अंश है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने देखा किस तरह से पूछेगा, और मोल की संख्या निकालने के लिए आना चाहिए आणविक द्रव्यमान बटे दिया गया द्रव्यमान। जैसे बोलेगा क्या 20 ग्राम ग्लूकोज है, 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसमें कितना मोल होगा, कितना मोल होगा। तो 20 ग्राम बोल रहे हैं ना, तो 20 ग्राम हमको पता है, परसेंट तो दिए ना, परसेंट हमको 20 ग्राम पता है कि ग्लूकोज है। तो पहले क्या करना चाहिए, ग्लूकोज का मोल की संख्या निकालना, अथी ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालना। क्या निकालना है, आणविक द्रव्यमान, अब बटे दिया गया द्रव्यमान कर देना है, तो मोल की संख्या निकल जाएगा। समझे बात को। तो हम लोग जो है अब देखते हैं मोलरता, क्या देखते हैं, क्या नंबर तक हुआ देखिए, छठा चलेगा। मोलरता, मोलरता। तो मोलरता को समझना बहुत ही आसान है। मोलरता को एम से सूचित किया जाता है, बड़ी एम, बड़ी एम से सूचित करते हैं। हाँ, मोलरता को हम लोग बड़ी एम से सूचित करते हैं, ठीक है ना। ये मोलरता क्या होता है, तो यहाँ द्रव्यमान से संबंधित बातें करेंगे कि, और इसमें द्रव्यमान कैसे होगा, लीटर में। क्या होगा, लीटर में। लीटर से बात करेंगे यहाँ पर, लीटर। एक लीटर में जितना मोल की संख्या होगा, विलय की मोल की संख्या, हाँ, 1 लीटर में विलय की मोल की संख्या मोलरता कहलाता है। क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 1 लीटर में विलय के मोलों की संख्या, है ना, मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है, कहा जाता है। इसे एम से सूचित करते हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि 1 लीटर में विलय के मोल की संख्या, तो मोलरता बराबर क्या लिख सकते हैं, बोलना। मोलरता बराबर लिख सकते हैं हम विलय के, हाँ, विलय की मोल बटे विलयन का लीटर में आयतन। आयतन किस में, लीटर में होना चाहिए, है ना। तो 1 लीटर में, ठीक है ना, तो विलयन का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। यही एक शब्द आता है मोललता। क्या आता है, हाँ, मोललता का बस यही अंतर है। उसमें, इसमें क्या होता है, लीटर में होता है आयतन, वहाँ केजी में होगा। क्या होगा, द्रव्यमान। मतलब कि हम बोल सकते हैं 1 केजी में विलय की मोल की संख्या, ठीक है ना, 1 केजी में विलय की मोल की संख्या को मोललता कहते हैं। तो वहाँ पर विलय की मोल की संख्या बटे वहाँ विलयन का द्रव्यमान में हो जाएगा, ठीक है ना।
हाँ, किलोग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, छठा में, सतमा में, हाँ तो हाँ वही सतमा में, तो लिखना पड़ेगा मोललता। मोललता, तो मोललता क्या होता है, बोल सकते हो 1 kg में विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है। इसे m से सूचित करेंगे, छोटी m, जिसे छोटी m द्वारा सूचित किया जाता है। छोटी m से सूचित करते हैं इसको, ठीक है ना। तो छोटी m से सूचित किया जाता है। तो आप बोल सकते हो मोललता बराबर, बोलिए मोललता क्या होगा एकदम आसानी से, मोललता, हाँ तो हम बोल देते हैं विलय की मोल, किलोग्राम में, हाँ विलियन, विलायक भी बोल दो सकते हैं, तो बिलियन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें मिलाना था ये। तो बिलियन का क्या, बिलियन का केजी में द्रव्यमान, द्रव्यमान। तो इस तरह से हम लोग मोलरता को भी परिभाषित कर लिया और मोलरता क्या उसको भी परिभाषित कर लिया। तो इसमें एग्जाम में जो पूछता है कभी कभी डिफिनेशन पूछ देगा, ठीक है ना, इस पर क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा बहुत ही आसानी से पूछेगा, में ज़्यादा कोई टफ नहीं रहेगा, खाली मोल की संख्या आनी चाहिए निकालने के लिए। अब मोल की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका आणविक द्रव्यमान निकालते हैं, जो आपको बताया गया अभी जस्ट, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कर लेना है, ठीक है ना।